हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023-24 दोस्तों, उसकी जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 जो है मध्य प्रदेश में इतिहास, संस्कृति और साहित्य, उसके अंतर्गत एक टॉपिक मेंशन है जो मध्य प्रदेश यानी प्रमुख राजवंश है ना, उसके अंतर्गत एक टॉपिक मेंशन है प्रमुख राजवंश। और प्रमुख राजवंश से डेफिनेटली एक या दो या तीन क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। तो इस लेक्चर में हम प्रमुख राजवंश डिस्कस करेंगे दोस्तों। एमपीजीके का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्रमुख राजवंश को हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो जो भी राजवंश रहे हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर है ये, तो इसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश की। प्रमुख राजवंश में आता है दोस्तों परमार वंश। तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज थे। उपेंद्र या कृष्णराज थे, देखो यहां लिखा हुआ है उपेंद्र या कृष्णराज थे, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज थे। परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी और बाद में धार स्थानांतरित कर दी गई थी। तो परमार वंश की राजधानी पूछेगा तो धार याद रखना है, लेकिन परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी पूछेगा तो उज्जैन थी। परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, कालांतर में बाद में धार स्थानांतरित कर दी गई थी। फिर परमार वंश का अगला शासक आता है। परमार वंश का पहला शासक कौन था? परमार वंश की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र तथा कृष्णराज ने। उसके बाद परमार वंश का अगला शासक मुंज हुआ दोस्तों, मुंज। तो राजा मुंज किस वंश का था? तो परमार। तो फिर परमार वंश का अगला शासक मुंज बना। मुंज ने धार में मुंज सागर झील बनवाई थी। तो धार जिले में मुंज सागर झील का निर्माण राजा मुंज ने करवाया था, मुंज सागर झील। उसके बाद सिंधुराज शासक बनता है। मुंज के बाद सिंधुराज शासक बनता है। तो सिंधुराज का भी नाम याद रखना है, परमार वंश का शासक रहा है। तो उसके बाद सिंधुराज शासक बना और उसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज हुआ था दोस्तों। इसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज हुआ था, याद रखना है, राजा भोज हुआ था। राजा भोज गद्दी पर बैठता है। राजा भोज 1000 ईस्वी से लेके 1055 ईस्वी तक के शासन किया है। इसकी पत्नी का नाम लीलावती था। इसकी उपाधि कविराज की थी। राजा भोज की उपाधि कविराज की थी दोस्तों। राजा भोज ने अनेक मंदिर बनवाए थे, जिसमें से एक सरस्वती मंदिर बनवाया था धार में, जहां पे व्यांग देवी की प्रतिमा स्थापित थी, है ना। तो सरस्वती मंदिर धार में निर्माण करवाया था राजा भोज ने। भोजताल, जो भोपाल का बड़ा तालाब है, उसका नाम भोजताल। भोपाल का भोजताल का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। और त्रिभुवन नारायण मंदिर दोस्तों, त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बनवाया था राजा भोज ने, इंपॉर्टेंट है। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, कहां पे है? ये राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में करवाया था, याद रखना है। तो क्या समझ में आया? राजा भोज ने अनेक मंदिर बनवाए थे, जिसमें सरस्वती मंदिर धार में उसका निर्माण करवाया था, भोजताल भोपाल का उसका निर्माण करवाया था, और त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। धार में भोजशाला का निर्माण कराया था, जो संस्कृत अध्ययन का केंद्र था। धार में भोजशाला का निर्माण करवाया था, जो संस्कृत अध्ययन का केंद्र था। वहीं पे व्यांग देवी की प्रतिमा यानी सरस्वती मंदिर, उसी को कहते हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है आपको कि परमार वंश का, उसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि परमार वंश का पहला ज्ञात स्वतंत्र शासक सियक द्वितीय था। ज्ञात है ना। तो क्या बताया? परमार वंश का पहला ज्ञात स्वतंत्र शासक सियक नाम था, सियक द्वितीय। यह ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। परमार वंश का ज्ञात स्वतंत्र शासक सियक द्वितीय था। इसी को हर्ष बोलते थे दोस्तों, हर्ष या सियक द्वितीय, इसी का नाम था हर्ष। तो क्वेश्चन आएगा भी हर्ष कहां का था? तो यही परमार वंश का था, है ना। इतना याद रखें। तो सियक द्वितीय यानी पहला ज्ञात स्वतंत्र शासक, संस्थापक बोलेंगे, पहला ज्ञात स्वतंत्र संस्थापक सियक द्वितीय था। अंतिम शासक कौन था? परमार वंश का अंतिम शासक था संजीव सिंह परमार। अब यहां से पढ़ लेते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो 1850 ईस्वी में मध्य प्रदेश में मालवा में परमार वंश का उदय होता है। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र या कृष्णराज ने की थी, इतना याद रखना है। इस वंश के शासकों ने ताप्ती नदी को अपनी दक्षिण सीमा निर्धारित की थी। जो ताप्ती नदी है दोस्तों, वहां तक की इनकी सीमा थी, अपनी दक्षिणी सीमा निर्धारित की थी। परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा भोज हुआ था दोस्तों, राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी और कई सारे
ग्रंथों की रचना की है, आगे देखेंगे अपन। राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, परमार वंश की राजधानी कौन सी थी? धार। लेकिन प्रारंभिक राजधानी पूछेगा तो उज्जैन थी और कालांतर में धार को स्थानांतरित की गई थी परमार वंश में। रायसेन में भोजपुर मंदिर, मैंने बताया था ना, रायसेन में भोजपुर मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। जो भोपाल का बड़ा तालाब है उसे भोजताल कहते थे, उसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था कहां पे? धार में। सरस्वती मंदिर जहां पे व्यांग देवी की प्रतिमा थी, है ना, और धार में भोजशाला का निर्माण, इसे ही सरस्वती मंदिर में ही यहीं पे भोजशाला का निर्माण करवाया था। ये संस्कृत अध्ययन का केंद्र था दोस्तों एक प्रकार का, है ना। राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी और कई सारे अनेकों ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, है ना, अनेकों ग्रंथ और मंदिरों बनवाए थे। तो उसमें से एक आता है स्वरस्वती कंठाभरण। स्वरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है पूछा जाएगा, किसका ग्रंथ है? राजा भोज की है। समरांगण सूत्र, समरांगण सूत्र, समरांगण सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। समरांगण सूत्र किसकी है? तो राजा भोज की है, याद रखना है। सिद्धांत, सिद्धांत किसने लिखा है, किसका ग्रंथ है? राजा भोज का है। संग्रह, संग्रह युक्त, संग्रह युक्त किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है? तो राजा भोज का है। उसके अलावा शब्दानुशासन, शब्दानुशासन किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है? तो इंपॉर्टेंट है, राजा भोज का है। चारुचार्य जैसे ग्रंथों की रचना की है। चारुचार्य परीक्षा में पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा आगे भी। तो राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी और सरस्वती कंठाभरण, राम समरांगण सूत्र, सिद्धांत, संग्रह युक्त, शब्द अनुशासन, चारुचार्य जैसे ग्रंथों की रचना की थी। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि लिख रखा है साहित्य वाला टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, है ना। तो परमार वंश से इतना ही जो काम का। अगला वंश है वंश दोस्तों, इंपॉर्टेंट वंश है ये मध्य प्रदेश का। यदु कबीले के शासक, यदु कबीला हुआ करता था एक, यदु कबीले के शासक है ने इस वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? है ने इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश का राजा माहिष्मती ने, इस वंश का एक राजा हुआ है दोस्तों जिसका नाम था माहिष्मती ने, नर्मदा के किनारे माहिष्मती, जिसे वर्तमान महेश्वर नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन आ सकता है महेश्वर नगर की स्थापना किसने की थी? तो इस वंश के राजा माहिष्मती ने नर्मदा के किनारे माहिष्मती जिसे महेश्वर कहते हैं, माहिष्मती महेश्वर नगर की स्थापना की थी। इस वंश के शासक कीर्तिवीर्य अर्जुन ने, इस वंश का एक शासक हुआ है दोस्तों जिसका नाम था कीर्तिवीर्य अर्जुन ने, अयोध्या और लंकेश शासकों को हराया था। अयोध्या के और लंकेश शासकों को हराया था। अयोध्या के शासक और लंकेश शासकों को हराया था इस वंश के शासक कीर्तिवीर्य अर्जुन ने। तो कीर्तिवीर्य अर्जुन किसका शासक था? है वंश का शासक रहा है। गुर्जरों के प्रभाव के चलते इस वंश का पतन हो गया। जो गुर्जरों का प्रभाव, गुर्जर अपनी शाखाएं फैला रहे थे, है ना, बड़ा कर रहे थे अपना साम्राज्य, तो गुर्जरों के प्रभाव के चलते इस वंश का पतन हो गया। तो इससे अपने को इतनी जानकारी याद रखना है काम की, है ना। माहिष्मती नगर को किसने बसाया था? और ये वाला नाम एक मिल जाता है, कीर्तिवीर्य अर्जुन ने अयोध्या और लंकेश शासकों को हराया था। यदु कबीले के शासक है ने इस वंश की स्थापना की थी, इतना याद रखना है। बात करते हैं गुप्त वंश की। तो मध्य प्रदेश में गुप्त काल के दौरान आर्थिक और राजनीतिक रूप में समृद्धि देखने को मिलती है। आर्थिक और राजनीतिक रूप में समृद्धि देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में गुप्त काल के दौरान। जब मध्य प्रदेश में गुप्त काल आया उस दौरान समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणी विजय के दौरान उज्जैन को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। तो समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणी विजय के दौरान उज्जैन को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। गुप्त शासकों के दौरान उज्जैन संस्कृति और कला केंद्र के रूप में उभरा, है ना। गुप्त शासकों के दौरान उज्जैन संस्कृति एवं कला केंद्र के रूप में उभरा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन के कवि कालिदास को अपना नवरत्नों में शामिल किया था दोस्तों, नवरत्नों में शामिल किया था। तो कालिदास किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। उज्जैन का राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था और इसी का नाम विक्रमादित्य, इसी की उपाधि विक्रमादित्य की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता था, ये उज्जैन का राजा था। इसी के दरबार में कालिदास, इसके दरबार में नवरत्नों थे। नवरत्नों में से एक था कालिदास दोस्तों, नवरत्नों में से एक था कालिदास। तो समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अपन। तो देखो क्या यहां से मैं शुरू से बता देता हूं आपको। गुप्त वंश का संस्थापक पूछेगा, है ना। तो गुप्त वंश का ज्ञात शासक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, किंतु वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किंतु वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिसकी उपाधि महाराजा धीराज की थी। सर्वप्रथम रजत मुद्राएं इसी ने चलाए थे। किसने? सर्वप्रथम रजत मुद्राएं किसी ने चलाए थे? तो ये इसने चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने, है ना। इतना याद रखना है। उसके बाद समुद्रगुप्त आता है दोस्तों, यहां पे समुद्रगुप्त लिखे। इस समुद्रगुप्त से क्वेश्चन आता है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है दोस्तों। एक लेख है जिसका नाम है क्या? प्रयाग
प्रयाग प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है ना। जिसके रचयिता कौन थे? हरिसेन। जिसके रचयिता कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। इतना याद रखना है अपने को बस, है ना। तो ये समझ में आया कहां तक पहुंचे थे अपन। गुप्त शासकों के दौरान उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कालिदास याला भी हो गया था। गुप्त शासक भानुगुप्त के शासनकाल में सागर में एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है। गुप्त शासक भानुगुप्त के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? भानुगुप्त के शासनकाल में सागर में जो एरण अभिलेख है दोस्तों, ये एरण अभिलेख से भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इतना अपने को पता होना दोस्तों, है ना। इतना अपने को पता होना। समुद्रगुप्त, मैंने बताया अगला फैक्ट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते थे। और भारत का नेपोलियन इसे किसने कहा था? तो विनसेट नाम था उसका, विनसेट स्मिथ, है ना, स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा रहा था। समुद्रगुप्त के छोटे बेटे रामगुप्त ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। उसका बड़ा बेटा रामगुप्त ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। और रामगुप्त का उल्लेख विशाख दत्त की पुस्तक देव चंद्रगुप्त में मिलता है। तो विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है देव चंद्रगुप्त, याद रखना है। पुस्तक का नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्त में मिलता है। विशाख दत्त की एक पुस्तक है, देवी चंद्रगुप्त में मिलता है, याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदिशा में उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उदयगिरी की गुफाएं किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदिशा में उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण करवाया था। उदयगिरी अभिलेख की रचना भी करवाई थी विदिशा में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सांची में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए दान प्रदान किया था। तो बौद्ध विहार के निर्माण के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने दान प्रदान किया था। यह भी एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। गुप्त शासक कुम्हार गुप्त के शासनकाल में मंदसौर अभिलेख की रचना करवाई गई थी। तो कुम्हार गुप्त, है ना, मंदसौर अभिलेख किसका है? तो कुम्हार गुप्त का है। तो कुम्हार गुप्त के शासनकाल में मंदसौर अभिलेख की रचना कराई गई थी। अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो ये वाला फैक्ट याद रखना है। गुप्त शासक कुम्हार गुप्त के शासनकाल में मंदसौर अभिलेख की रचना कराई गई थी। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी किया गया है। तो इतनी जानकारी अपने को पता होना इससे, बस, है ना। इससे समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी भी था, है कि नहीं। तो इतनी जानकारी अपने को पता होना। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था, इसी के दरबार में फाहियान नामक चीनी यात्री आया था। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कालिदास इसी के दरबार में थे। इसी के दरबार में फाहियान नामक चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जिसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया, है ना। और मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है ना। इतना याद रखना है। इसी के दरबार में आया था फाहियान नामक चीनी यात्री, इसी के दरबार में आया था। इसके दरबार में 9 रत्न थे। इसकी राजधानी एक पाटलिपुत्र थी और द्वितीय राजधानी उज्जैन थी। 2 राजधानी थी, एक पाटलिपुत्र और उज्जैन। इतना याद रखना है अपने को, काम की जानकारी, बस। अगला यहां समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं अपन शुंग वंश की। ये वंश के पश्चात शुंग वंश गद्दी पर बैठता है ना, मगध का शासक बनता है दोस्तों। तो मौर्य वंश के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग। नाम याद रखना है इसका, क्वेश्चन आते रहता है ना। क्वेश्चन पूछेगा शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग उसका नाम था। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। इतना याद रखें। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इस वंश की राजधानी विदिशा थी। ये भी पूछा जा सकता है। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। शुंग वंश के शासक अग्निमित्र का उल्लेख, तो शुंग वंश का एक शासक हुआ है दोस्तों जिसका नाम था अग्निमित्र का उल्लेख कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्रम में मिलता है दोस्तों। मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखी गई है। मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र का रोल प्ले है ना। तो शुंग वंश के शासक अग्निमित्र का उल्लेख कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्रम में मिलता है, याद रखना है। शुंग शासकों ने सांची के स्तूपों के चारों ओर, देखो सांची के स्तूप का निर्माण सांची के स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। तो सांची के स्तूप के चारों ओर जो रेलिंग बनी हुई है जो दोस्तों, जिसे वैदिका भी बोलते हैं, जिसे अपन तोरण द्वार भी बोलते हैं, उसका निर्माण शुंग वंश के शासकों ने करवाया था। और वो किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सांची स्तूप के सामने, सांची स्तूप की जो रेलिंग है, बाउंड्री है, वेदिका है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, याद रखना है
है ना। सुंग वंश के शासनकाल में ही यूनानी शासक एंटिआलकिड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भारत भेजा था। हेलियोडोरस को भारत भेजा था। तो यूनानी शासक हुआ था जिसका नाम था एंटिआलकिड्स ने अपने राजदूत बनाकर हेलियोडोरस को भारत भेजा था। हेलियोडोरस को भारत भेजा था और हेलियोडोरस ने वैष्णव संप्रदाय को अपनाते हुए किसको अपनाया था? कौन से संप्रदाय को? वैष्णव संप्रदाय को अपनाते हुए विदिशा में गरुड़ स्तंभ यानी गरुड़ ध्वज स्तंभ या इसे हेलियोडोरस स्तंभ की स्थापना की थी। इसी को बोलते हैं, गरुड़ ध्वज स्तंभ को ही हेलियोडोरस स्तंभ बोलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है दोस्तों, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। इस वंश का 9वां शासक हुआ था भागभद्र के बाद भागभद्र था, जिसके शासनकाल के ही 14वें वर्ष में तक्षशिला के यूनानी यवन नरेश एंटियालाकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके दरबार में विदिशा में उपस्थित हुआ था और विदिशा के बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया था और गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया था। इससे भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। जो गरुड़ ध्वज स्तंभ है, इससे भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, इतना याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक भी कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म का विनाशक भी कहा जाता है। शुंग शासकों ने ग्रीक शासकों को काली सिंध नदी के तट पर हराया था। शुंग शासकों ने ग्रीक शासकों को काली सिंध नदी के तट पर हराया था। तो शुंग वंश से इतना ही दोस्तों। फिर से काम की चीजें बता देता हूं मैं आपको, है ना। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बहाभद्र की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग बहाभद्र का सेनापति था, है ना। मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास ने, यहां पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था तथा उसने राज्यपाल का कार्यभार संभाला था विदिशा में, है ना। सांची स्तूप रायसेन में है दोस्तों, है ना। इतना याद रखना है। तो उसका निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन उसके आजू बाजू की जो रेलिंग है उसका निर्माण किसने करवाया? उसका निर्माण शुंग शासकों ने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। इतनी जानकारी अपने को यहाँ से होना दोस्तों, है ना। बस ये जो लिखा है इसको एक बार देख लेना बस। अब बात करते हैं वाकाटक वंश की। अगला वंश है वाकाटक वंश। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति प्रथम ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है, वाकाटक वंश की संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति प्रथम ने की थी, है ना। इस वंश की राजधानी विदिशा थी। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में वाकाटक वंश का क्षेत्र था? तो विदिशा थी। विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवर सेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार नर्मदा के उत्तरी क्षेत्र में किया था। किसने किया था? विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवर सेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार नर्मदा के उत्तरी क्षेत्र तक किया था। समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणी अभियान के दौरान वाकाटक वंश पर अधिकार कर लिया था। समुद्रगुप्त के अपने दक्षिणी अभियान के दौरान अधिकार हुआ था। समुद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक वंश की राजकुमारी प्रभावती से विवाह किया था। तो समुद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक वंश की राजकुमारी थी प्रभावती से विवाह किया था। तो वाकाटक वंश से इतना ही याद रखना है। स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने। और क्षेत्र कौन सा था? विदिशा। इतना याद रखें। कलचुरी वंश की बात करते हैं। कलचुरी वंश आता है। कलचुरी वंश तो 550 ईस्वी में कृष्णराज ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। किसने? कृष्णराज ने, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कि कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी, तो कोकल्य देव लगाना है। कोकल्य आधा का है, कोकल्य देव प्रथम ने की थी। कोकल्य देव प्रथम ने की थी। कलचुरी वंश की स्थापना कोकल्य देव प्रथम ने की थी। इसकी 2 शाखाएं थी दोस्तों, है ना। इसकी 2 शाखाएं थी, माहिष्मती के कलचुरी और दूसरा था त्रिपुरी के कलचुरी, है ना। जिसकी राजधानी तेवर थी। जिसकी राजधानी तेवर जबलपुर में थी। तेवर जबलपुर के पास थी। तो क्या समझ में आया? 550 ईस्वी में कृष्णराज ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। तो कृष्णराज नाम आ सकता है या कोकल्य देव प्रथम नाम आ सकता है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में आया है कोकल्य देव प्रथम, है ना। तो कोकल्य देव प्रथम याद रखना है। ये नहीं आएगा तो कृष्णराज याद रखना है। तो कोई नहीं है, कोकल्य देव प्रथम ही ज्यादा पूछता है। कलचुरी वंश की 4 शाखाएं थी, जिसमें से 2 शाखाएं मध्य प्रदेश में थी, है ना। तो माहिष्मती के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी, रतनपुरा के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी।
रायपुर के कलचुरी, है ना। तो 4 शाखाएं बोल सकते हैं, कलचुरी वंश की 4 शाखाएं थी, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, माहिष्मती के कलचुरी और त्रिपुरी के कलचुरी, जिसकी राजधानी तेवर थी, है ना। तो कलचुरी वंश यहाँ से राजशेखर युवराज प्रथम के ही शासन काल में थे, है ना। इस यहाँ पे एक राजा हुआ है जिसका नाम था युवराज प्रथम। युवराज प्रथम के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था राजशेखर युवराज प्रथम के ही शासन काल में थे। युवराज द्वितीय उसके बाद शासक बनता है, युवराज प्रथम के बाद युवराज द्वितीय, गंगदेव राजा बना। ये सब थे। इस वंश का अंतिम शासक विजय सिंह बना। इस वंश का अंतिम शासक, कलचुरी वंश का अंतिम शासक विजय सिंह बना, है ना। बस इतना याद रखना है कलचुरी वंश से। बात करते हैं अपन अब चंदेल वंश की। चंदेल वंश इंपॉर्टेंट है। इस वंश के संस्थापक ननुक ने चंदेल शासक, ननुक था, क्वेश्चन आता है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था करके। इसकी स्थापना ननुक ने की थी। चंदेल वंश की स्थापना ननुक ने की थी। इसकी राजधानी महोबा थी, है ना। तो चंदेल वंश की 2-2, 3-3 राजधानी रही है। चंदेल वंश की महोबा राजधानी रही है, खजुराहो राजधानी रही है, कलिंजर राजधानी रही है। तो कुछ शासकों ने राजधानी परिवर्तन किए, तो किस शासक ने कब राजधानी परिवर्तन किए वो जानकारी भी अपने को पता होना। तो देखो इसको समझो, यहां से क्वेश्चन आता है। इस वंश का संस्थापक ननुक ने चंदेल शासकों ने खजुराहो महोबा के क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित किया था। खजुराहो और महोबा के क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित किया था। चंदेलों का शासन वर्तमान बुंदेलखंड तक स्थापित था। तो वर्तमान बुंदेलखंड तक स्थापित था। इस साम्राज्य को जेजका भुक्ति भी कहा जाता था, है ना। जेजक भुक्ति या जेजका भुक्ति भी कहा जाता था, याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है जेजक भुक्ति के नाम से किसे जाना जाता था। चंदेल शासकों ने रखा था बुंदेलखंड को, है ना। चंदेल शासक यशोवर्मन ने एक शासक हुआ जिसका नाम था यशोवर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। यशोवर्मन ने करवाया था। यह सूर्यवर्ण के पुत्र गंगदेव ने स्वतंत्र चंदेल राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों यहाँ सुवर्ण के पुत्र गंगदेव ने स्वतंत्र चंदेल राज्य की स्थापना की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र चंदेल राज्य की स्थापना गंगदेव ने की थी। गंगदेव ने खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। राजा गंगदेव ने करवाया था, याद रखना है। मोहम्मद गजनी के विरुद्ध बनाए गए संघ में गंगदेव ने भी भाग लिया था। क्वेश्चन आता है मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय चंदेल वंश का राजा कौन था। तो गंगदेव था, ये याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध यानी मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय चंदेल वंश का राजा या उसका सामना किसने किया था। मोहम्मद गजनवी का सामना किस चंदेल शासक ने किया था। तो ये पूछेगा तो गंगदेव ने किया था। ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले ही बता रहा हूं, है ना। चंदेल शासक विद्याधर ने मोहम्मद गजनी के साम्राज्य की रक्षा की और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो क्या बताया यहाँ पे, चंदेल शासक विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी के साम्राज्य की रक्षा की थी और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो विद्याधर ऑप्शन देगा तो विद्याधर लगाना है, नहीं तो गंगदेव लगाना है। गंगदेव क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों गंगदेव राजा बनता है यशोवर्मन के बाद, और यशोवर्मन के बाद गंगदेव राजा बनता है और गंगदेव के बाद विद्याधर गद्दी पर बैठता है। सब उनके लड़के बच्चे रहे हैं और वही वंश के थे, है ना। परमार देव ने गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता, परमारदी देव ने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, परमार देव या परमारदी देव ने गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। डायरेक्ट पूछेगा ये, किसने अधीनता स्वीकार करी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण के समय किसने अधीनता स्वीकार करी थी। परमारदी देव ने इसका नाम याद रखना है ना। परमारदी देव ने गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिस कारण चंदेल वंश दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। समझ में आया। चंदेल शासक परमार देव ने दरबार में आला और उदर, है ना, परमारदी देव के दरबार में 2 वीर योद्धा, ये महोबा के योद्धा थे दोस्तों। महोबा के 2 वीर योद्धा थे, आला और उदल थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के युद्ध कर अपने शासक की जान बचाई थी। तो आला और
का युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। युद्ध कर अपने शासक की जान बचाई थी, किसकी? परमारदी देव की जान बचाई थी। तो परमार वंश से इतना इंपॉर्टेंट है अपने को परीक्षा के लायक। परमार वंश बोल रहा हूँ चंदेल वंश से, चंदेल वंश से इतना इंपॉर्टेंट है अपना परीक्षा के लायक। यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस चंदेल शासक ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। किस चंदेल शासक ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था? गजनवी से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी तो विद्याधर। विद्याधर ऑप्शन देगा, याद रखना है, विद्याधर ऑप्शन देगा, विद्याधर लगाना है। गंगदेव ने भी साजिश में भाग लिया था, संघ बनाया था उसको भगाने के लिए, लेकिन किसने सामना किया था पूछेगा? विद्याधर ने। क्वेश्चन ऐसा आएगा, किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था? तो विद्याधर ने। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं अपन अगला बुंदेल वंश की। इस वंश की स्थापना 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने की थी। क्वेश्चन आ सकता है, बुंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 में की थी। सन भी याद रखना है। बुंदेल वंश की राजधानी ओरछा थी दोस्तों। बुंदेल वंश की राजधानी क्या थी? ओरछा थी। इस वंश के शासक वीर सिंह बुंदेला ने, वीर सिंह देव बुंदेला ही बोलते थे उसको, वीर सिंह देव बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, याद रखना है ना। अबुल फजल की हत्या किसने की? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर की थी, और जहांगीर महल का निर्माण भी वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था। तो इतना याद रखना है। बुंदेल वंश से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी अपने को यहां से मिली। बघेल वंश की बात करते हैं। इस वंश का शासन वर्तमान रीवा क्षेत्र पर था। रीवा क्षेत्र पर था दोस्तों। बघेल वंश का शासक रीवा क्षेत्र पर था। रामचंद्र देव बघेल वंश के प्रतापी शासक हुए थे। नाम इंपॉर्टेंट है ये, रामचंद्र देव बघेल इस वंश के प्रतापी शासक थे। मशहूर संगीतज्ञ तानसेन ने अपनी दरबारी जीवन रामचंद्र दरबार से ही प्रारंभ किया था। रामचंद्र के दरबार में ही से ही प्रारंभ किया था। मुगल शासक अकबर ने रामचंद्र को पराजित करके रीवा को मुगल साम्राज्य में मिलाया और तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल किया था। तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल किया था। तो यहां से क्या इंपॉर्टेंट है कि तानसेन को अकबर ने कहां से प्राप्त किया था? तो तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, वहां से अकबर ने उन्हें प्राप्त किया था और अपने नवरत्नों में से एक बनाया था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये फैक्ट समझ में आ गया ना, है ना। इस फैक्ट समझ में आ गया होगा आपको। अगला फैक्ट देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बघेल वंश विंध्य प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात बघेल वंश विंध्य प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ। और बघेल वंश के अंतिम शासक मारतंड सिंह ने, जो रीवा के सांसद चुने गए थे। तो बघेल वंश के अंतिम शासक कौन थे? क्वेश्चन आता है। मारतंड सिंह थे, जो रीवा के सांसद भी बाद में चुने गए थे। तो बघेल वंश से अपने को इतनी जानकारी पता होना। बात करते हैं अगला होलकर वंश की। तो होलकर वंश आता है दोस्तों 1730 में। होलकर, मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। मल्हार राव होलकर। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, होलकर वंश की शुरुआत किसने की थी? तो 1730 में मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। उसके बाद 1731 में मालवा को 3 सरदारों में बांट दिया गया था। मालवा क्षेत्र जो था उसको 3 सरदारों में बांट दिया गया था। एक तो था होलकर, दूसरा पंवार और तीसरा सिंधिया। ये 3 सरदारों में बांट दिया गया था। तो उसके बाद क्या होता है? 1732 में मालवा में 5 मराठा राज्यों की नींव पड़ी थी। पांच मराठा राज्यों की नींव पड़ी थी। कहां पे? मालवा में 5 मराठा राज्यों की नींव पड़ी थी। होलकर वंश इंदौर में बैठा, शासन किया। होलकर वंश इंदौर। जीवाजीराव वंश देवास, याद रखना है। आनंद राव वंश पंवार ये था। और सिंधिया वंश ग्वालियर और तुकोजी राव वंश देवास। तो ये 5 मराठा राज्य की नींव पड़ी थी। तो होलकर वंश इंदौर, जीवाजीराव वंश देवास, आनंद राव पंवार ये धार में, और सिंधिया वंश ग्वालियर और तुकोजी राव पंवार वंश देवास, याद रखना है। 1767 में अहिल्याबाई ने होलकर वंश की भागदौड़ संभाली थी। अहिल्याबाई ने संभाली। 1767 में अहिल्याबाई ने होलकर वंश की भागदौड़ संभाली थी और तुकोजी राव को अपना सेनापति नियुक्त किया था। तुकोजी राव तृतीय होलकर वंश के अंतिम शासक थे दोस्तों। ये तुकोजी राव अलग है, ये तुकोजी राव तृतीय की बात हो रही है। तुकोजी राव तृतीय होलकर वंश के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन आ सकता है, होलकर वंश के अंतिम शासक कौन थे? तुकोजी राव तृतीय थे। होलकर राज्य का विलय तुकोजी राव तृतीय ने भारतीय संघ में किया था।
है ना। तो भारतीय संघ में उसका विलय कर दिया और होलकर वंश समाप्त हो गया। तो होलकर राज्य का विलय तुकोजीराव तृतीय ने भारतीय संघ में किया था। अब बात करते हैं अपन सिंधिया वंश की। तो इस वंश की स्थापना राणोजी सिंधे ने की थी, सिंधिया ने की थी। क्वेश्चन आता है सिंधिया वंश किसने शुरू किया था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो राणा जी या राणो जी भी लिखा रहता है, राणो जी सिंधिया ने की थी, जिन्होंने पेशवा ने मालवा का एक भाग 1731 में प्रदान किया था। तो पेशवा ने मालवा का एक भाग प्रदान किया था राणोजी सिंधिया को। तो क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जा सकता है, सिंधिया वंश की स्थापना किसने की? स्थापना की थी राणोजी सिंधिया ने। पेशवा ने मालवा का एक भाग 1771 में प्रदान किया था। 1765 में महादजी सिंधिया ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन आता है सिंधिया वंश की पहले राजधानी उज्जैन थी, याद रखना है ना। 1765 में महादजी सिंधिया ने, किसने? महादजी सिंधिया ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। और उसके बाद 1794 में दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था, यानी उज्जैन से ग्वालियर राजधानी स्थानांतरित की गई थी। किसके द्वारा? दौलत राय सिंधिया के द्वारा। तो 1794 में दौलत राय सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है ग्वालियर को राजधानी किसने बनाया? तो 1794 में दौलत राय सिंधिया ने बनाया था। 1857 की क्रांति में ग्वालियर, 1857 की क्रांति में ग्वालियर में 1857, देखो क्या बोला है यहां पे, 1857 की क्रांति में ग्वालियर में सिंधिया वंश के शासक जयाजीराव सिंधिया ने, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। क्वेश्चन आता है ब्रिटिश सरकार की मदद किसने की थी? तो 1857 की क्रांति में ग्वालियर के सिंधिया वंश के शासक जयाजीराव सिंधिया ने, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। इनका नाम याद रखना है, ब्रिटिश सरकार की मदद किसने की थी, क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1948 में जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया था, है ना। किसने? जीवाजीराव सिंधिया ने। जीवाजीराव सिंधिया ने भारतीय संघ में शामिल कर दिया था। जीवाजीराव सिंधिया ने भारतीय संघ में शामिल कर दिया था। 1948 में जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर को भारतीय संघ में शामिल कर दिया था। इतना याद रखना है, जीवाजीराव सिंधिया था। तो ये अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट वंश देखे। अब इनसे रिलेटेड जो मध्य प्रदेश के राजवंश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट वाले, जो अपने को डायरेक्टली वनडे एग्जाम, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अदर स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें एमपीजी के पूछा जाता है और हिस्ट्री पूछा जाता है, उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी फटाफट से देख लेते हैं। प्रदेश के राजवंश से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, चंदेल राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से? तो दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र तरफ था चंदेल राजवंश। क्वेश्चन आ सकता है चंदेल राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से? बुंदेलखंड। अगला फैक्ट है, तोमर राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से? तो ग्वालियर, याद रखना है, ग्वालियर तरफ राज किया है तोमर राजवंश ने। परमार राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से? मालवा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुंदेल राजवंश का संबंध किससे? तो बुंदेलखंड से। ये बुंदेल राजवंश का संबंध। होलकर राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मालवा क्षेत्र से। मालवा क्षेत्र में राज किया है। सिंधिया राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्वालियर से है, याद रखना है। चंद्र राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से है? ये इंपॉर्टेंट है। बघेलखंड से बुंदेलखंड तक था चंद्र राजवंश, याद रखना है। चंद्र राजवंश जो था बघेलखंड से लेकर बुंदेलखंड तक फैला हुआ था। यशोवर्मन कहाँ का शासक था? तो यशोवर्मन दसपुर का शासक था दोस्तों। यशोवर्मन जो था वो दसपुर मंदसौर का शासक था। यशोवर्मन कहाँ का शासक था? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उदयगिरी की गुफाएं एवं सिकवा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था, गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन आता है उदयगिरी की गुफाएं किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से, याद रखना है। किस राजा ने देवना प्रिय की उपाधि धारण की थी? तो देवना प्रिय की उपाधि अशोक ने धारण की थी। अशोक को देवना प्रिय की उपाधि धारण की थी। देवना प्रिय की उपाधि मिली थी, इंपॉर्टेंट है। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो बुंदेल वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, याद रखना है, बुंदेल वंश। मालवा में गौरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो मालवा में गौरी वंश की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, इंपॉर्टेंट है। यह अलाउद्दीन खिलजी। मालवा में गौरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, है ना, ये नाम याद रखना है। उसके बाद है त्रिपुरी किस वंश की राजधानी रही है? तो कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी, अपन पढ़े। गोंड वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गोंड वंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर जादू राय नाम लिखा हुआ है। तो जादू राय का ही एक और नाम था यादव राय। तो जादू राय आया चाहे यादव राय आया, वही है, तो याद रखना है। इसी का एक और नाम मिलता है योरदम नामक एक गोंड योद्धा, है ना, इसी का नाम मिलेगा योरदम। लेकिन अभी तक ये यादव राय इंपॉर्टेंट है।
गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था, इंपॉर्टेंट है गरुड़, गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। खजुराहो में स्थित मंदिर पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया? तो गंगदेव ने करवाया था, याद रखना है। खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण, है ना, किसने करवाया था? क्वेश्चन ऐसा आता है। खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंगदेव ने करवाया था। इंदौर में होलकर वंश का संस्थापक कौन था? तो मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश शुरू किया था इंदौर में। उदयगिरी की गुफाओं और टिकवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। अब भी पढ़े थे अपन ने, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ग्वालियर का किला तोमर राजवंश के अधिकार में कब आया? ग्वालियर का किला तोमर राजवंश के अधिकार में कब आया? तो 1398, है ना, 1398 से लेकर 1528 के मध्य ये यहाँ पे तोमर राजवंश का शासन रहा है। तोमर राजवंश के अधीन था दोस्तों ये, है ना, किसके अधीन था? तोमर राजवंश के अधीन था। तो सन याद रखना है, 1398 से लेकर 1528 तक, है ना, 1528 तक, है ना। मान सिंह ने इस दौरान क्या हुआ था? मान सिंह ने इस दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसके बाद इब्राहिम लोदी के कब्जे में चले गया था, है ना। तो ये याद रखना है, ये वाला सन याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फुल महानदी जी सिंधिया, यानी ये महादजी सिंधिया है। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की गई थी? तो 1810, है ना। वेबसाइट के अनुसार, एमपी जीके की वेबसाइट के अनुसार यही बताया गया 1810 में ग्वालियर स्थानांतरित कर दी थी, ग्वालियर स्थानांतरित कर दी थी। तो अपन ने पढ़े थे महादजी सिंधिया ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था, उसके बाद दौलत राय सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी 1810 में डिक्लेयर किया था। तो जब से सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर ही थी। देवी अहिल्याबाई ने किस क्षेत्र पर शासन किया है? तो इंदौर में देवी अहिल्याबाई ने। और देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर को अपनी राजधानी भी बनाया था, याद रखना है, यानी महेश्वर को मैं अपनी राजधानी ट्रांसफर करी थी, स्थानांतरित करी थी। मालवा का प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था? ब्रिटिश सरकार की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका अंत करने का बीड़ा उठाया था तो यशवंत राव होलकर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है यशवंत राव होलकर। मालवा का प्रथम शासक था जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था, यशवंत राव होलकर। मध्य प्रदेश में परिवार वंश की, परिवार नहीं है वो परमार है, परमार वंश का स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की थी? तो उपेंद्र और कृष्णराज, दोनों का नाम आता है। उपेंद्र या कृष्णराज ने परमार वंश की स्थापना की थी, याद रखना है। परमार वंश की स्थापना किसने की थी? एक और क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। परमार वंश, परमार वंश, एक और परमार वंश रहा है, परमार कहाँ का परमार? तो ये गढ़वाल। क्वेश्चन ऐसा आता है, गढ़वाल का परमार वंश के संस्थापक कौन थे? गढ़वाल के परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो कनकपाल थे, उसका नाम था कनकपाल, ये याद रखना है, कनकपाल थे, कनकपाल। क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र या कृष्णराज। लेकिन परमार, गढ़वाल के परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था, इंपॉर्टेंट है, कनकपाल था, याद रखना है। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर सिंह देव तोमर ने तोमर वंश शुरू किया था, याद रखना है। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था? सिवनी गलत लिखा, विदिशा पे किया था, विदिशा पे शासन किया था, याद रखना है ना। विदिशा पे शासन किया था, जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी कुशावती थी। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो वो विदिशा था, उसकी राजधानी कुशावती थी। हाय वंश से संबंधित राजा कौन कौन से थे? तो देख लेते हैं अपन। कृष्णराज हाय वंश से संबंधित है, शंकरगढ़ हाय वंश का राजा था, और बुद्धराज, ये सब हाय वंश के संबंधित राजा रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, हाय वंश से संबंधित राजा कौन कौन से? तो कृष्णराज, शंकरगढ़, बुद्धराज, है ना। अगला है 10वीं सदी में, ये गलत लिखा हुआ है, इसको कौन सा वंश बोलते हैं? इसको बोलते हैं कच्छघात वंश का शासन मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित था? बोलता है ये कहाँ स्थित था? तो ये कहाँ था? तो ग्वालियर और कुंड नरवर, जो नरवर शिवपुरी, ग्वालियर और कुंड नरवर में स्थित था। तो ये याद रखना है। तो कच्छघात वंश किस क्षेत्र में शासन किया है? तो ग्वालियर और नरवर तरफ, ये याद रखना है। परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परमार वंश का अंतिम शासक था इसको ऐसा भी नाम लिखते हैं, महलक देव, ये इंपॉर्टेंट है। परमार वंश का अंतिम शासक महलक देव था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण करके परमार वंश का अंत कर दिया था। अगला फैक्ट है,
परमार वंश के किस प्रतापी शासक ने चालुक्य वंश के तेलप राजा का वध किया था? चालुक्य वंश के तेलप राजा का वध किया था तो राजा भोज ने किया था, याद रखना है, राजा भोज ने किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, तो वही क्वेश्चन फिर से एमपीपीएससी का प्रीलिम्स में रिपीट हो जाते हैं कई बार वन से संबंधित, है ना। तो ये इस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश डिस्कस किए। एक बार स्पीड बढ़ा के देखें ये वीडियो को, और वीडियो देखने के बाद एक बार रिवीजन कर लें बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। ऐसे करके हम सिलेबस अकॉर्डिंग पूरे लेक्चर्स डालने वाले, बने रहे चैनल पे। धन्यवाद।